अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम JKSSB पॉलिटी मॉक टेस्ट लाए हैं नर्सिंग एड, CSSD, इंसेक्ट कलेक्टर और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, जिनका पैटर्न हमने बिल्कुल टफ़ लेवल रखा है, जैसे JKSSB आजकल पेपर सेट कर रही है। सो आइए चलते हैं अपने पहली क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होगे, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल है। तो वो कौन सा राइट है आपके पास? क्या वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ? तो इसमें से हमारे पास एक है, वो है राइट इक्वालिटी, जो बोथ इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए लगता है। फिर आप बताएंगे कि अब ऐसा लॉ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, ऐसा लॉ जो सिर्फ फॉरेनर्स के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए लगता है, इंडियन सिटीजन्स के लिए होता है, वो कौन सा है? आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अब नहीं है इसमें से? देखिए, पहले ही टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो इंक्लूडेड है। टू सेव गार्ड द यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। टू वोट इन एवरी इलेक्शन, ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा है कि हमारा राइट टू वोट हमारे फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, लेकिन ये हमारी एक डेमोक्रेसी जो है उसको बयान करता है। सो इट्स नॉट एक्चुअली अ फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी, इट्स नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, ओके। सो टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, येस इट इज़ इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे पास सिर्फ एक है जो यहाँ पे नहीं है, तो वो है सी वाला, विल बी करेक्ट। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये हमारी किस आर्टिकल में आती है? 51A आर्टिकल में आती है, ठीक। अब ये है कि ये किस तहत लाई गई थी, किस अमेंडमेंट के तहत लाई थी? 44 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने ये लाई थी। और इस अमेंडमेंट के तहत हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लाया था। अब ये है कि जो ही हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया उसमें सिर्फ हमने 10 पॉइंट्स रखे हुए थे, ठीक है, 10 आर्टिकल्स थे, लेकिन एक आर्टिकल हमने एंड में ऐड किया था। अब आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो किस अमेंडमेंट के तहत हमने 11th जो है वो ऐड किया था और वो क्या था, अब वो बताइएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत? वो था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। और आप ये भी बताइएगा कि 42nd अमेंडमेंट को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये कौन सा पार्ट हमारे, किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल? दैट इज़ द फोर्थ पार्ट, ठीक है, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। देखिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6। राइट टू फ्रीडम, राइट इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ऐसे ही हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऐसे ही हमारे पास 6 है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिएगा इसमें, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है इट वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, लेकिन कब तक? जब तक हमने इसको रिमूव नहीं किया। रिमूव किया गया था किस अमेंडमेंट से? अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर इसको एक लीगल राइट बनाया गया। नाउ इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट वाज फंडामेंटल राइट, बट इसको रिमूव किया गया उस कैटेगरी से, और अब एक हमारे पास लीगल राइट। और किस में आता है? 300 आर्टिकल 300A के तहत हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी इज़ अ लीगल राइट, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब क्यों नहीं है, क्या नहीं है, उसके पीछे से बहुत बड़ी दलील है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अब अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। Coming to question number 6,
Which article is known as heart and soul of the constitution because it provides the right to constitutional remedies which is our fundamental right as well. ठीक है, तो वो है आर्टिकल 32। इसके तहत क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमें मिलती है। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे इंस्पायर होके मिली थी, दैट वाज यूएसएसआर, दैट इज़ रशिया से इंस्पायर होके ही हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लाया था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी हमें बताने इसमें कौन सा है, क्या इक्वालिटी बिफोर लॉ है, वो तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है। B is the correct answer, that is promotion of village panchayats. Coming to question number 9, how many fundamental duties are there at present in the Constitution of India? मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, there were only 10 पहले, लेकिन फिर हमने एक अमेंडमेंट के तहत जो है वो 11th भी डाल दिया था, और वो कौन सा अमेंडमेंट था, 86th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत हमने 11th भी लाया, एंड राइट नाउ वी हैव 11। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज which one of the following statement is correct? DPSP's directive principles are enforceable by courts. Are they enforceable by courts? नहीं। Fundamental rights are non-justiciable, नहीं, वो justiciable है। Fundamental rights are enforceable by courts whereas DPSPs are not, ये सही है। एंड बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट, नहीं, डीपीएसपी तो नहीं है। देखिए, जो फंडामेंटल राइट जो है वो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट है, यानी अगर आपकी जो फंडामेंटल राइट्स है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, यू कैन गो अप टू द कोर्ट, बट डीपीएसपीज में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 11 क्वेश्चन की ओर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा डीपीएसपी स्टेट को प्रमोट और स्टेट के लोगों को प्रमोट करता है, उनकी सिक्योरिटी, उनकी प्रोटेक्शन के वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को बोलता है, लोगों के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सब जो वेलफेयर्स हैं इनके मुताबिक बात करता है, ऐसा कौन सा है? एंड आंसर इज आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज टर्म डेमोक्रेसी किस ग्रीक वर्ड से डिराइव हो गई है? एंड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल, एंड ये ग्रीक वर्ड है जिसका नाम ही डेमोस का मतलब पीपल है, एंड क्रेटोस का मतलब है पावर या रूल। सो इसका यही पे मतलब हो गया कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है लोगों का पावर होना। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डीपीएसपी। इनमें से आपको देखना है डीपीएसपी कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं है हमारे पास? पे इक्वल फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ये तो है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये तो नहीं है। अब आप ये बताइए अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है फिर? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ एक्चुअली अ फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल किसके तहत आता है? 17 के तहत आता है, जो बोलता है कि हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो डीपीएसपी है वही सब है, और डीपीएसपी कौन नहीं है? नॉट इज बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग? और वो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, पब्लिक ओपिनियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी, क्योंकि ये करती है लोगों को, ये करती है गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस। हमारे पास एक अच्छी एग्जांपल जंतर मंतर की है कि कैसे लोगों ने, कैसे स्टूडेंट्स ने, कैसे जेनजी लोगों ने गवर्नमेंट को अपने डिसीजंस बदलने पे मजबूर कर दिया, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया। इसी ही हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारे कामों से इन्फ्लुएंस होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी को, तो इसी का नाम ही डेमोक्रेसी है। सो पब्लिक ओपिनियन प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी में, क्योंकि इट इन्फ्लुएंसेस द गवर्नमेंट डिसीजंस। ठीक है, कमिंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज़ इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन का मतलब, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है
पीपल जो है वो चूज़ करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, ताकि उनके डिसीजंस वो रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके बिहाफ में बोले. सो इट विल बी पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू मेक डिसीजंस ऑन देयर बिहाफ. Question number 17. Which of the following is a feature of a democratic election? And the answer is सीक्रेट बैलेट. देखिए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में हमने हमेशा देखा है सीक्रेट बैलेट होता है. ठीक है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. नॉमिनेशन इन एन इलेक्शन मीन्स, नॉमिनेशन इन एन इलेक्शन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ प्रपोजिंग समवन्स नेम एज अ कैंडिडेट का मतलब ही नॉमिनेशन होता है. ये नॉमिनेशन हम सिर्फ इलेक्शंस में नहीं देखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास कभी फिल्म फेयर अवार्ड्स या कोई भी होते हैं तो उसमें नॉमिनीज़ भी होते हैं. नॉमिनीज़ मतलब इस इंसान का नाम जो है वो चूज़ किया गया है, आउट ऑफ दैट फिर कोई भी आ सकता है. ठीक है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19. द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ बिलीव्ड टू हैव ओरिजिन इन, ये ओरिजिन किया गया है किससे? ग्रीस से. हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी का जो है वो आइडिया जनरेट हो गया है. तो एंशिएंट ग्रीस इज कॉल्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? ग्राम सभा मीटिंग है, रेफरेंडम है, पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं या पब्लिक प्रोटेस्ट है. तो वो हमारे पास आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. कौन सी? पार्लियामेंट इलेक्शंस. पार्लियामेंट इलेक्शंस को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इंडिया में इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. हम डायरेक्टली पीएम या जो लॉज है वो तो डिसाइड नहीं करते ना, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वही हमारी तरफ से जो है वो गवर्नमेंट चलाते. इसीलिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. ठीक है. इसीलिए इसी का मकसद ही है इनडायरेक्ट का. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.